एवरीवन, वेलकम टू ध्यान सागर एकेडमी। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज सबसे पहले लेक्चर 1 में हम लोग क्या देखेंगे, जो आज के टॉपिक्स हमें देखने वो है रिवीजन ऑफ क्लास 11 से रिलेटेड टॉपिक्स। आप सबने क्लास 11 में थोड़ा बहुत मोशन के बारे में पढ़ा होगा, मोशन क्यों होता है, कैसे होता है, मोशन का कॉज क्या होता है। इसलिए हम आपकी जो पूरी भी स्टडी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक, फिर काइनेमेटिक, फिर उसके बाद डायनामिक। क्यों? क्योंकि पहले आपको पता नहीं होता है, पहले चीजें रेस्ट पर होती हैं, फिर उसके बाद चीजें मूव करने लग जाती हैं। लेकिन मूव कैसे करेगी? जब उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। और वो फोर्स का आपको कैसे पता चलता है? जब आप डायनेमिक पार्ट में आते हो कि कॉज ऑफ मोशन है क्या, कि मोशन का कॉज क्या है, मोशन कॉज हो कैसे रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है, तब जाके मोशन कॉज हो रहा है। इसलिए हम थोड़ा बहुत 11 टॉपिक्स के रिलेटेड आपको बताएंगे, यहाँ पे ज्यादा नहीं, बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद हम देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सचेंज। फिर से मैं वही कहना चाहता हूँ, आप सबने ये ट्रांसलेशन मोशन के लिए पढ़ी हुई। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है, जिसको आप लीनियर मोशन कहते हैं। उन सब के लिए आपने चीजें पढ़ी हुई है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, आपको पता है जब वेलोसिटी चेंज होती है तभी एक्सेलरेशन आती है। बट ये सब आपने ट्रांसलेशनल मोशन के लिए देखा है। अब यही सब हम एंगुलर मोशन के लिए पढ़ेंगे। एंगुलर मोशन के लिए कैसे? आप देखो, अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आपने एक रोप की सहायता से एक स्टोन बांधा हुआ है, उसको आप घुमा रहे हो, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका स्टोन यहाँ है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका स्टोन यहाँ हो, बट सेंटर के रिस्पेक्ट में उसने एक एंगल स्वीप किया ना, तो इसलिए वो डिस्प्लेसमेंट आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखेंगे अभी सब देखेंगे, और रिलेशन देखेंगे हमें एंगुलर क्वांटिटीज और लीनियर क्वांटिटीज के बीच में। आपने पिछली बार वो काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ी होंगी। अब आधे लोग बोलेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो आपका वो थी इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, शायद मोशन इन प्लेन में था आपको, मोशन इन प्लेन में आपको जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, दैट इज वो v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, एंड थर्ड क्या था? v square minus u square is equals to 2as। ये सब शायद से आप लोगों ने देखा हुआ, बट यही देखेंगे कि इनको, ये आपने ट्रांसलेशन मोशन के लिखा था। हाँ, इन सब की एक बेसिक कंडीशन में आपको याद दिलाना चाहता हूँ। अगर आप सबने बहुत अच्छे से अपनी 11वीं क्लास पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, बट ये सब आपकी वैलिड कब होती है? वैलिड ओनली कब? ये सब आप लिख तो देते हो लेकिन हर जगह नहीं लिख सकते। वैलिड ओनली कब वैलिड होती है? हर जगह तो इसको वैलिडेट नहीं कर सकते ना हम, हर जगह इनको हम वैलिडेट नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ ये वैलिड कब होता है? अगर किसी को पता है तो बताओ, मैं फिर से आपका वो 11th क्लास का वो जो आपकी वो नॉलेज है वो ब्रश अप करना चाहता हूँ। ये वैलिड कब होती है? ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तभी ये 3 इक्वेशंस वैलिड होती हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, आपको पता होगा बट ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको स्केलर्स एंड वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सपोज टाइम, टेम्परेचर, एरिया, नहीं एरिया, बट एरिया कह रहा हूं मैं, एरिया वेक्टर नहीं। ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर नहीं कहा मैंने, सिर्फ एरिया कह रहा हूं। एरिया वेक्टर नहीं। आधे लोग बोलेंगे सर इलेक्ट्रोस्टैट्स में एरिया वेक्टर होता था, बट नहीं, एरिया कह रहा हूं मैं, सिर्फ एरिया वेक्टर नहीं कहा मैंने। उसके बाद आपका पेरीमीटर, कितना भी लिख लो, मैं पेरीमीटर, लेंथ, कुछ भी लिख लो, ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटीज होगी। क्यों? क्योंकि इनका आप मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हो। मैग्नीट्यूड इन द सेंस टाइम आपको पता है, मेजर कर सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटे, ये। लेकिन किस डायरेक्शन में टाइम होता है पता है आपको? किस डायरेक्शन में टाइम होता है? किसी डायरेक्शन में टाइम नहीं होता। तो यही है आपका, इसलिए जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसको स्केलर कहते हैं। दूसरी चीज टेम्परेचर भी आप नाप सकते हो, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, इसमें भी नापना चाहो नाप सकते हो, बट मेजर कर सकते हो। बट आपको पता है किस डायरेक्शन में टेम्परेचर नापते हो? यहाँ रखोगे वही टेम्परेचर, यहाँ भी रखोगे वही टेम्परेचर है कि नहीं? तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। तीसरी चीज एरिया भी नहीं है। आप यहाँ रखोगे सर्कुलर प्लेट को, इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर आएगा। इसी सेम सर्कुलर प्लेट को यहाँ पे रख दोगे तब भी पाई आर स्क्वायर आएगा। आधे बोलेंगे सर आपने छोटी कर दी, लो आपको जादू दिखाता हूँ। जादू ये लो, हो गया ना, सेम एरिया आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी स्केलर क्वांटिटीज। अब आधे लोगों को वेक्टर क्वांटिटीज का एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं पता होता। आधे लोगों को वेक्टर क्वांटिटीज का एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं पता होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तो आप स्केलर वेक्टर में डील करते हो, आगे आपको थोड़ा रैंक शाबाश, अगर आगे आपको थोड़ा बहुत, जब आप और आगे जाओगे, फर्दर स्टडीज करोगे, तब आपको स्केलर वेक्टर बोलेंगे नहीं, तब आपके पास टेंसर क्वांटिटीज आ जाएंगी।
क्या होती है, टेंसर क्वांटिटीज। वहां पे आपको रैंक डिटरमाइन करना पड़ेगा। स्केलर को भी आप टेंसर बोल सकते हो बट रैंक 0 के साथ। वैसे ही रैंक निकालना पड़ता है। आधे लोग बोलेंगे रैंक कैसे निकालते, शायद से आपको मैथमेटिक्स में 11th क्लास तक मैट्रिक्स चैप्टर था या 12th में है, वहां पर ही रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स निकाला जाता है। उसी रैंक से पता चलता है कौन सी क्वांटिटी कैसी। खैर वो बात की बात है, वो मैथमेटिक्स आगे जाता है, उसको छोड़ो। आप ये देखो वेक्टर आपके लिए क्या होगा। आप लोगों को जो बेसिक डेफिनेशन पता है वेक्टर की सब बोलेंगे 100%। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं 100% वो यही बोलेंगे। शायद से जो हमारे एकेडमी के बच्चे, उनको मैंने 11th क्लास में जब पढ़ाया था मैं उनको बताया था, बट रादर देन दोज जो नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो 100% ये बोल रहा होगा फिजिकल, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आपकी वेक्टर जो जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे लिख रहा हूं, जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, सेकंड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। ये बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को पता होती है, बेसिक डेफिनेशन भी नहीं बोल सकते इसको, बट आपको यही एक डेफिनेशन है जो आप दिमाग में लेके चलते हो कि हाँ भाई मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में ऐसे वेक्टर है। बट अगर मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, करंट वेक्टर है, बताओ जरा कोई एक बच्चा, करंट वेक्टर है कि नहीं? करंट वेक्टर है कि नहीं है? आप कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपको पता है करंट वेक्टर है कि नहीं है। टाइम स्लॉट तो दिख ही जाएगा, ठीक है। करंट वेक्टर नहीं है, करंट वेक्टर नहीं है, लेकिन इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है ना। मान लो मैंने आपको 2 एम्पियर की करंट दी, 2 एम्पियर की करंट, और वही 2 एम्पियर की करंट मैंने आपके पास एक ऐसे पैरेलल ब्रांच में सर्कुलेट कर दी। यहाँ पे बैटरी लगी है, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर का, मैंने यहाँ पे सर्कुलेट कर दी। इसको नहीं दिख रहा हो ये, अगर ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है सर्किट का, मैंने यहाँ से एक करंट दी है कितने, 2 एम्पियर की। 2 एम्पियर का मतलब मैग्नीट्यूड तो मिल गया, 2 एम्पियर का मतलब मैग्नीट्यूड तो मिल गया। आपकी करंट इस पॉइंट तक तो सेम रहेगी, बट इस पॉइंट के बाद आपकी करंट के पास जाने के लिए 2 रास्ते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। मतलब वो अपना डायरेक्शन डिफाइन कर रही है ना, बट फिर भी मैंने उसको वेक्टर क्यों नहीं बोला? उसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी उसने डिफाइन कर दिया, मैं यहाँ जा रहा हूँ, डायरेक्शन भी डिफाइन कर दी, फिर भी स्टिल वो वेक्टर क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि अब आप लोग ध्यान सागर एकेडमी के साथ जुड़े हैं, तो आपको एक बढ़िया कंसेप्ट पता होना चाहिए। बढ़िया कंसेप्ट क्या है कि देखो, लोग बोलते हैं वेक्टर के पास स्केलर है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट ये बोलना भूल जाते। देखो मैं दूसरे रंग से लिखता हूं एकदम बढ़िया चमकते हुए कि these quantities have magnitude as well as direction and follows हमारी क्लास के बच्चों को पता होगा वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। मुझे बस यही बेसिक एक डिफरेंस आपको इनके बीच का बताना था कि क्या होता है, क्योंकि कल को मैं अपनी क्लास के बच्चों के लिए तो हाँ बिल्कुल ये वीडियो बना ही रहा हूँ, बट फिर भी जो नया बच्चा इसको देखे, कोई भी बच्चा यूट्यूब पे कोई बच्चा देख सकता है इसको, कोई भी नया बच्चा अगर इसको देखेगा तो उसको पता होना चाहिए भाई कि मैं बचपन से ये डेफिनेशन पढ़ रहा था, बट ये पूरी कंप्लीटली ट्रू नहीं है। असली डेफिनेशन ये वेक्टर आपकी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन भी होता है, बिल्कुल माना मैंने, बट ये जो क्वांटिटीज होती है आपकी वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। अब बोलोगे सर कौन से वेक्टर लॉज? वही यार आपके ट्राइंगल लॉ, दूसरा आपका पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा पॉलीगन लॉ है, उसका कोई बोलता नहीं ज्यादा, पॉलीगन लॉ उसका कोई ज्यादा आपको मेल नहीं है। मेजर यही 2 लॉज है, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम, होता वो भी है बट उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। अब समझ आया आपको स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है? शाबाश। इसी तरीके से जैसे आपका यहाँ पे मैं स्केलर की बात करूं, एक मैंने बोला डिस्टेंस, एक मैंने यहाँ पे बोला आपको डिस्टेंस, और यहाँ पर क्या आता है आपका वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। सिमिलर यहाँ पे आपका स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, और यहाँ पे आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो है वेलोसिटी, यही मैं आपको मेजर डिफरेंस बताना चाहता था। अब स्पीड और वेलोसिटी सेम कब हो सकते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब हो सकते हैं? आप मान लो कि अगर आपकी बॉडी सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, तो वहां पर मैं उसका डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस को बोल सकता हूँ और स्पीड भी वेलोसिटी को बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि स्पीड आपकी कब तक वेलोसिटी के बराबर है? जब तक आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जैसे अगर मैं आपको एक सवाल बोलूं, एक सवाल सुझाऊं आपको, एक क्वेश्चन है
कि अगर आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है, कि अगर आपके पास ऐसा एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है, आपके पास ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। इस सर्कुलर ट्रैक में क्या है, आप मुझे बताओ, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, मतलब एक कार, मान लो एक कार है। इस बॉडी का जो स्पीड होगा, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ये घूम रही है, 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 सेम टाइम पे इसने यहाँ पर इस टाइम पे पहले एक लैप लिया, फिर उसी सेम टाइम पर दूसरा लैप लिया, उसी सेम टाइम पर तीसरा लैप लिया। आप मुझे बताओ क्या इसकी वेलोसिटी सेम है? मैं आपको बोल रहा हूँ हाँ बिल्कुल। ये देखो ना, अगर इस टाइम पे ये एक वो है पॉइंट है, यहां से इसने एक लैप लिया, सिमिलर टाइम में इसने दूसरा लैप लिया, उतने टाइम डिफरेंस में इसने तीसरा लैप लिया, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं? कांस्टेंट मतलब सेम है कि नहीं? अब आधे बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है, सेम टाइम है, बट नहीं, कांस्टेंट नहीं है। बट यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस ध्यान रखो। आप बोलोगे सर रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट कर रहे थे, ये क्या पढ़ा रहे हो? भाई ये डिफरेंसेस अगर पता नहीं होंगे तो कुछ फायदा नहीं, रट्टा मारने नहीं है यहाँ पे। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है इस वीडियो को देख रहा है तो मतलब वो अच्छा बच्चा ही पढ़ रहा हो, कॉपी किताब खोल के पढ़ रहा हो। इसलिए ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूँ। यहां पर एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक पे आप ये देखो, सर्कुलर ट्रैक पे इस बॉडी का डायरेक्शन, सर्कुलर ट्रैक पे अगर आपको डायरेक्शन दिखाना हो तो आपको टेंजेंट मारना पड़ता है। सबसे पहली चीज मैथमेटिक्स का टॉपिक है, अगर यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखाना है तो टेंजेंट मारना, यहाँ पे डायरेक्शन दिखाना है तो टेंजेंट मारना। सर्कुलर ट्रैक पे डायरेक्शन दिखाने के लिए आपको टेंजेंट मारना पड़ता है। तो आप बोल लो अगर इस पॉइंट पे आपकी गाड़ी है तो इसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे गाड़ी है तो इसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में। दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी तो कांस्टेंट हुई नहीं क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि स्पीड को डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। स्पीड को डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, यही थी आपकी बेसिक क्वांटिटीज जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए सबके बारे में। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ आपको रिक्वायर्ड नहीं है चैप्टर के लिए, मैं अभी बताता हूँ आगे। अब हम डिवीजन तो हो गए, अब देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहीं पे करता हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो, आपको पता है कि अगर ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहां से अगर मुझे यहां जाना है, यहां से अगर मुझे यहां जाना है तो मैं डायरेक्टली सीधा भी जा सकता हूं, है ना, मैं डायरेक्टली सीधा भी जा सकता हूं। बट यहां से अगर मुझे यहां जाना है, मैं पहले यहां जा सकता हूं, फिर यहां जा सकता हूं, फिर यहां जा सकता हूं, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर ऐसे भी जा सकता हूं। मेरे पास काफी सारे तरीके हैं जाने के। पहले मैं यहाँ गया हूँ, फिर 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 मैं यहाँ गया हूँ। ठीक है, मेरे पास दो तरीके जाने के, या तो मैं डायरेक्टली सीधा भी जा सकता हूँ या तो मैं ऐसे ऐसे घूम घूम के भी जा सकता हूँ, हाँ कि ना। अब ये जो मैं डायरेक्टली सीधा गया, इसका मतलब मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किया। और ये जो मैं टेढ़ा मेढ़ा गया, इसका मतलब यहाँ पे मैंने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस। यही है एक मेजर डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, शॉर्टेस्ट पाथ कवर, और डिस्टेंस क्या होता है? जो आपका एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है। यही होता है एक मेजर डिफरेंस। अब आप बताओ, अब आपको मैं बताता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट आपको समझ आया? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आपका ट्रांसलेशन मोशन जब बॉडी कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए वो डिस्प्लेसमेंट कर। बट यहाँ पर अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखना, सबसे पहली चीज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहली चीज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन। और इसको किससे हम डिनोट करते हैं? थीटा से। किससे डिनोट करते हैं हम? थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं। अब आप देखो कि मान लो ये आपका एक सेंटर पॉइंट है, ये आपका एक सेंटर पॉइंट है, और यहां से एक बॉडी एक टाइम पर यहां पे थी, यहां से एक बॉडी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यहां पर थी, ठीक है, यहां से एक बॉडी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यहां पर। कुछ टाइम के बाद एक बॉडी आपकी चलो यहां पर थी, मान लो ये
यहाँ पर आपकी एक बॉडी थी, कुछ टाइम के बाद वो बॉडी यहाँ पहुंची, मोशन करते करते यहाँ पहुंची। पहले आपका जो बॉडी थी वो यहाँ पर थी, कुछ टाइम के बाद वो मोशन करते करते यहाँ पहुंची। अब यहाँ पर एक लाइन बनाओ, यहाँ पर एक लाइन बनाओ। ठीक, अब मुझे बताओ जो बॉडी यहां पर थी पहले वो उसके बाद यहां चलेगी, इसका मतलब इस बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इस बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, हाँ कि ना। बट अब देखो इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करते करते एक एंगल स्वीप किया है सेंटर पे, इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल करते करते एक एंगल स्वीप किया है सेंटर पे। मान लो ये सेंटर है, सेंटर से यहां तक ये आपका रेडियस है, सेंटर से यहां तक ये आपका रेडियस है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है ये। और ये आपका आर्क लेंथ है जिसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूं, ये आपका आर्क लेंथ है। व्हाट इज दिस? दिस इज आर्क लेंथ, लिख लो कॉपी में, दिस इज आर्क लेंथ, दिस इज आर्क लेंथ। ये आप कॉपी में नोट करके लिख कि अगर ये आपका एक सेंटर ऑफ रेफरेंस है, यहां से एक रेडियस पर आपकी एक बॉडी खड़ी है, एक डिस्टेंस पे जिसको मैं रेडियस नाम दे रहा हूं, वहां पर आपकी एक बॉडी खड़ी है। कुछ टाइम के बाद, कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां से यहां पे ट्रेवल किया, यहां से यहां पर ट्रेवल किया, और ट्रेवल करते करते उसने एक एंगल स्वीप किया, और ट्रेवल करते करते उसने एक एंगल स्वीप किया है, उसी को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसी को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नॉर्मल एग्जांपल आपका, आप घर पे पोंछा लगाते हो, है ना, पोंछा लगाते हो, आप वही पोंछा ऐसे लगाते हो, सीधा सीधा पोंछा नहीं लगाते हो ना, आप एक एंगल स्वीप करके पोंछा लगाते हो, एक एंगल स्वीप करके, ठीक है। वहां पर भी आप अपनी ये एल्बो के रिस्पेक्ट में एंगल स्वीप कर रहे हो ना, मतलब यही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये मेरा ये बॉडी है, ये पहले यहाँ थी, अब यहाँ गई, यहाँ थी, अब यहाँ गई, सेंटर के रिस्पेक्ट में जा रही है ना, एक एंगल स्वीप करके, इसका मतलब यही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको इसको डिफाइन करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? एंगल swept by a body while displacement, कहने को आप इसको ऐसे कह सकते हो कि एक बॉडी के द्वारा स्वेप्ट किया गया एंगल डिस्प्लेसमेंट के टाइम पर ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। एक बॉडी के द्वारा स्वेप्ट किया गया एंगल ही, एक बॉडी के द्वारा स्वेप्ट किया गया एंगल ही डिस्प्लेसमेंट करते टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, या डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ऐसे भी लिख सकता है कोई इसको, डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए सर्कुलर पाथ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए सर्कुलर पाथ, उसको भी आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, उसको भी आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आया? अब अगर आपको इस आर्क लेंथ और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन पूछूं मैं, तो कोई बता सकता है मुझे? अगर मैं आपको ये आर्क लेंथ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन पूछूं तो कोई मुझे बता सकता है? सबसे पहली चीज ये वाली चीजें ध्यान दे देना, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो रेडियन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट रेडियन है और इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा से हम इसको डिनोट करते हैं। अब मुझे कोई बताओ, ये आर्क लेंथ, कोई मुझे बताओ ये आर्क लेंथ, रिलेशन बिटवीन, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आपका एक सिंपल सा मैथ का टॉपिक है। कोई अगर सिर्फ बायो वाला बच्चा ये देख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में टॉपिक बता दूंगा। बट जो मैथमेटिक्स लेके बैठे हैं, जो बच्चे सिर्फ बैठे हैं पढ़ाई नहीं कर रहे, उनसे मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, बट फिर भी जो बैठे हैं लेके और पढ़ाई भी कर रहे हैं उनको तो ये बखूबी पता होगा आर्क लेंथ और दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो आपने एंगल स्वीप किया है थीटा, इसकी और आर्क लेंथ के बीच का एक रिलेशन होता है मैथमेटिक्स में, बहुत ही पॉपुलर है। किसी को पता है? किसी को पता है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। आप मान लो कि आपका जो ये है ना, ये जो आपका फिगर है, ये फिगर एकदम बहुत छोटा हो गया, ये देखो ये फिगर इतना छोटा हो गया, ये फिगर इतना छोटा हो गया। अगर मैं इसको और छोटा करता हूं,
अगर मैं इसको एकदम और छोटा ही कर दूं, ये लो, और छोटा कर, ठीक है, ये फिगर मैंने एकदम इतना छोटा कर दिया। अगर मैं आपको बोलूं ये जो व्हाइट वाली लाइन है इसको ध्यान से देखो, ये कभी आपको आर्क दिखाई दे रहा है? वहां तो मैंने आर्क बनाया था, यहाँ पे आपको आर्क दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर आपको आर्क नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है। मैं वही कहना चाहता हूँ, वही मेरा मोटो है, ये पूरा टाइम वेस्ट करने का मोटो मेरा वही है कि ये जो मैंने यहाँ पे आर्क बनाया, ये जो इसने एंगल स्वीप किया, अगर आप इसको बहुत दूर से देखोगे, या अगर ये जो आपका एंगल स्वीप्ट है, ये जो आपका आर्क लेंथ है, ये बहुत ही कम है, अगर ये जो आर्क लेंथ है ये बहुत ही कम है, या जो एंगल स्वेप्ट है वो बहुत ही कम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ considering the angle swept to be very small, small नहीं है भाई, very small, then the arc will be seen as seen as a straight line, हाँ कि ना? अभी आपको मैंने डेमो दिखाया। अगर आपका जो एंगल स्वेप्ट है ये बहुत ही कम है, तो आपका जो आर्क होगा, तो आपका जो ये आर्क है ये आपको स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, ये आपको स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। उससे होगा क्या? उससे इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें मिल जाएगा, उससे इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें मिल जाएगा, उससे इन दोनों के बीच का रिलेशन हमको मिल जाएगा, ठीक है। उससे इन दोनों के बीच का रिलेशन हमको कैसा मिलेगा? अगर मैं डायग्राम फिर से बनाऊं, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और जब आपका एंगल बहुत ही छोटा होगा, इसको आप तीसरी लाइन मान लेना। ये आपका अगर एंगल थीटा है, ये आर है, ये एल है, यहां पर ही, यहीं से आप लिख सकते हो, यहीं से आप इनका रिलेशन लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला रिलेशन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला रिलेशन, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। व्हाट इज थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, ठीक है। अगर आप इसको वेक्टर क्वांटिटी में लिखना चाहते हैं, कुछ लोग इस एल को एस से भी डिनोट करते हैं, ये आर्क लेंथ को कुछ लोग एल से एस से भी डिनोट करते हैं, बट मैं यहाँ पे एल लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। अगर आप इसको वेक्टर टर्म्स में लिखना चाहते हैं, इन वेक्टर टर्म्स में आप इसको लिख सकते हैं, एल इज इक्वल्स टू थीटा क्रॉस, ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसको, ठीक है, ये हो गया आपका पूरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे डिफाइन करते हैं, थीटा से डिफाइन करते हैं, रिलेशन क्या है आर्क लेंथ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का, सब आपको पता लग गया। अब आपको बस ध्यान से इस पे नजर रखनी, ठीक है। ये सब नोट्स आपने लिख लिए होंगे आशा करता हूँ। चलो अब अगले टॉपिक की तरफ। इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी हो गया, रिवीजन तो हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। अब चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। देखो जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया उसको सीधा सीधा आराम से एंगुलर वेलोसिटी भी समझ आ जाएगा, उसको एंगुलर वेलोसिटी भी समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक, एंगुलर वेलोसिटी, इसको आप डिनोट किससे करते हैं? इसको आप ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा से डिनोट करते हैं। अगर किसी को नॉर्मल वेलोसिटी का डेफिनेशन पता है तो उसको एंगुलर वेलोसिटी का भी डेफिनेशन पता होगा। एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, it is defined as angular displacement per unit
पर यूनिट टाइम। आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ही एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। अब एंगुलर वेलोसिटी आपका जो आपका नॉर्मल वेलोसिटी होता है v, जो आपका नॉर्मल वेलोसिटी v होता है, v आपका किससे डिनोट होता है? आपका dx बाय dt, ऐसे आपका वेलोसिटी डिफाइन होता है। बट ये मैंने कौन सा वेलोसिटी लिखा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ज्यादातर इसी में डील करते हैं, इसलिए मैंने यही लिखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि स्मॉल इंस्टेंट के लिए हम डील करते हैं ज्यादातर। आपके पूरे चैप्टर हम स्मॉल इंस्टेंट के लिए डील करते हैं, 11th में भी 12th में भी करेंगे, इसलिए dx by dt लिखा। वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। और ये d by dt आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ये डिफरेंशिएशन है, नहीं, डिफरेंशिएशन आपका मेथड होता है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अगर यहाँ पे मुझे आपको एंगुलर वेलोसिटी नॉर्मल टर्म्स में बताना है तो ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, वेयर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस, ये इंपॉर्टेंट है, इन रेडियंस, एंड टी हो गया आपका टाइम, टी हो गया आपका टाइम, टी हो गया आपका टाइम। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। अब जब आपने पिछली क्लास में इसका यूनिट आप यहीं से निकाल सकते हो, जिसके डायमेंशन एनालिसिस इसको आता होगा। थीटा का रेडियन था, डिवाइड बाय टाइम है, तो इसका आप लिख सकते हो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया इसका। अब देखो, अगर आपको याद होगा कि 11th क्लास में आपने एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था और एक एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था। इंस्टेंटेनियस जो आपका वेलोसिटी था वो आप एक स्मॉल इंस्टेंट के लिए देखते थे, जो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था वो आप एक स्मॉल इंस्टेंट के लिए देखते थे। बट आपका जो एवरेज वेलोसिटी था वो आप एक लार्ज इंस्टेंट के लिए देखते थे। स्मॉल इंस्टेंट के लिए अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना था वो आप v इज इक्वल्स टू dx by dt लिखते थे, या कोई अगर डिस्प्लेसमेंट को s से लिखता था वो ds by dt लिखता था। और एवरेज के लिए तो सीधा डेल x by del t। डेल का मतलब एक लार्ज इंस्टेंट, घंटों में वेलोसिटी का चेंज, और dx का मतलब एक स्मॉल इंस्टेंट, मिनटों में या सेकंड्स में वेलोसिटी का चेंज, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर भी, उसी सेम तरीके से यहां पर भी, उसी सेम तरीके से यहां पर भी, अगर यहां पे आपको एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करनी, यहां पर आपको एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करनी, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वो आप कैसे डिफाइन करोगे? ओमेगा इज इक्वल्स टू वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे पहली चीज वेक्टर क्वांटिटी है, वो हो गया डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो गया आपका डी थीटा बाय डी टी। अगर मैं आपको एक होमवर्क दूं घर के लिए, क्वेश्चन फॉर होमवर्क, अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, गिवन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका है थीटा इज इक्वल्स टू 5t क्यूब, this is 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 95 किसी को अगर नहीं दिख रहा हो तो प्लस 95, अगर किसी को गिवन मैंने आपको ये दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे को एंगुलर वेलोसिटी निकाल के बताओ, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, ये आपका होमवर्क, जिससे हो गया वो कमेंट में आंसर दे देना, नहीं तो कल की नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलते जरा आगे, अब देखते हैं हम आगे। एंगुलर वेलोसिटी आप सबको समझ आ गया। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी।
ठीक है, अगला टॉपिक हमारा गया। अब आप देखो, आपको पता है अभी आपने पीछे एक रिलेशन लिखा, और 1 मिनट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अभी आपने यहां पे पीछे देखा है, ये दिस, आपने रिलेशन देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और आर्क लेंथ के बीच का आपने रिलेशन देखा। अब आपने जो आर्क लेंथ की है, ये जो आर्क लेंथ था, मैंने आपको बोला छोटे डिस्टेंस के लिए आपका जो आर्क लेंथ है, ऐसे तो एक कर्व है बट छोटे डिस्टेंस के लिए एक स्ट्रेट लाइन है। इसी स्ट्रेट लाइन को आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, ना, सीधी लाइन में गया बॉडी, यहां से यहां पर एक आर्क ट्रेवल किया जिसको आप आर्क लेंथ बोल रहे हो। अगर ये बहुत स्मॉल एंगल है तो आप इसको स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब बस इस रिलेशन को याद रखना, अभी आपने पीछे देखा L इज इक्वल्स टू थीटा क्रॉस R, अब क्या करो अब आप लोग क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पूरा पेपर में लिखना है आपको, कल को पेपर में क्वेश्चन आ गया फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, तो ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा। अब मैंने आपको बोला डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं उम्मीद करता हूं आप सबको आता होगा। dl by dt is equals to d by dt of थीटा क्रॉस r। कुछ लोग कृपया करके इस थीटा और r पे अलग अलग डिफरेंशिएशन ना ले लेना, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज होता है। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। आप सबको पता होगा, मैथमेटिक्स आपने पढ़ी, तो यहाँ पे डायरेक्ट d by d थीटा इंटू d by d r मत ले लेना, ये गलत हो जाएगा, सीधे प्रोडक्ट रूल है यहाँ पे। अब dl by dt मैंने आपको कहा स्मॉल एंगल रेफरेंस है, यहाँ पे स्मॉल एंगल रेफरेंस, आपने एंगल बहुत स्मॉल लिए, तो उसके रिस्पेक्ट में जो आपका आर्क लेंथ था वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जो आर्क लेंथ आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है आपका? वेलोसिटी। दिस इज वेलोसिटी, मतलब एक क्वांटिटी तो हमारे पास आ गई। अब इसको प्रोडक्ट रूल से खोलो, वो कैसे खोलेगा? फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट as it is differentiation of second function plus second as it is differentiation of first function। इसको खोलने का तरीका ऐसा है, प्रोडक्ट रूल से हम इसको ऐसे खोल सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर है, उस सेंटर से अगर मैं ये रेडियस देखूं और ये रेडियस देखूं, क्या दोनों अलग अलग होंगे? या इनकी भी छोड़ दो, मैं ये रेडियस देखूं और ये वाला रेडियस देखूं, ये अलग होंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि सेंटर के रिस्पेक्ट में सर्कल के पेरीमीटर तक, आउटर सर्कमफ्रेंस तक, सेंटर से आउटर सर्कमफ्रेंस तक जो रेडियस की जो डिस्टेंस है वो सेम होती है। रेडियस आप अपने पॉइंट से सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक कहीं पर भी डालो, उसका डिस्टेंस सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ since we know radius of a circle is a constant term, therefore आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म इज जीरो, तो therefore आपका जो dr by dt है, dr by dt is equals to 0। ठीक है, इसलिए आपका dr by dt 0 हो गया, मतलब ये वाला क्वांटिटी आपका 0 हो गया, और 0 into anything is 0, बचा क्या? v is equals to r d theta by dt। अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज d theta by dt? ओमेगा। क्या है d theta by dt? ओमेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं v is equals to r ओमेगा, अभी मैं इसको वेक्टर का साइन नहीं लगाऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैंने वेक्टर क्वांटिटी भी इन वेक्टर नहीं लिखा है, मैंने अभी इन वेक्टर टर्म्स में नहीं लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा हूँ। अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर, अगर ये जो रिलेशन है आपका, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला रिलेशन है,
यहां से लेके आज 12th क्लास के एंड तक आपको रिलेशन याद होना चाहिए, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। इसको रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटा सा फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर आपको इसको वेक्टर टर्म्स में लिखना है, वेक्टर टर्म्स में लिखने के लिए आप v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, ये हो गया इन वेक्टर टर्म्स। ठीक है, मैं देख लो मैंने स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। वेक्टर टर्म्स में जो वेक्टर में लिख रहा हूँ उसको मैं येलो से लिख रहा हूँ, जो मैं वेक्टर में लिख रहा हूँ वो मैं येलो से लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखना चाहते हो तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा आपका मैग्नीट्यूड में फॉर्मूला हो गया, दिस इज इन मैग्नीट्यूड। ये हो गया आपका वेक्टर टर्म्स में ओमेगा क्रॉस आर। बच्चों को ये पता नहीं होता, बच्चे आर क्रॉस ओमेगा लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा इंट्रोडक्शन, आपका पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो गया आपका ये एंगुलर वेलोसिटी पर। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। चलो देखते हैं क्या क्या कंप्लीट हो गया। एंगुलर वेलोसिटी भी कंप्लीट हो गया। एंगुलर एक्सेलरेशन, अब जिसको एंगुलर वेलोसिटी समझ आ गया होगा उसको एंगुलर एक्सेलरेशन समझ आना ही चाहिए। अगला टॉपिक क्या है हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, आपको जब नॉर्मली एक्सेलरेशन को डिफाइन करना होता है, आपको जब नॉर्मली जब आप ट्रांसलेशन मोशन के लिए एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हो, तब आप एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हो? तब आप एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हो एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कैसे डिफाइन करते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर कोई मुझे बोलेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर दो सर, इट इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या इसको आप रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको भी आप एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो। सिमिलरली अब आपने वेलोसिटी पढ़ ली तो बहुत आसानी से आप एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहली चीज को अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा से। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर velocity, rate of change of angular velocity, or in other terms angular velocity per unit time, angular velocity per unit time, angular velocity per unit time। ऐसे आप अपना एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन करते हो। ठीक है, अगर आपको लिखना पड़े वेक्टर क्वांटिटी है, साफ पता है इसका अल्फा आप सिंबल है इसको डिनोट करने का, लिखना चाहो तो अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय टी, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय टी। वेक्टर है तो वेक्टर साइन भी आप लगा सकते हो। ये हो गया दिखाने का तरीका। अब कोई बोलेगा सर यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा इसका, देख के बताओ जरा जल्दी से, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया इसका एसआई यूनिट, ये हो गया इसका एसआई यूनिट। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एसआई यूनिट हो। अब जैसे आपने देखा, मैंने आपको वेलोसिटी के टाइम भी बताया था कि आप वेलोसिटी को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, कि इंस्टेंटेनियस होता है, आपका एवरेज होता है। सिमिलरली वैसे ही आप एक्सेलरेशन भी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कोई इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। एक इंस्टेंटेनियस हो गया स्मॉल इंस्टेंट के लिए dv by dt, और आपका एवरेज हो गया del v by dt। याद रखिए जो हमारा d होता है वो हम स्मॉल इंस्टेंट के लिए यूज करते हैं, और del होता है वो लार्ज इंस्टेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली ऐसे ही बात करो आप अपने एंगुलर एक्सेलरेशन की। अगर आपको अल्फा डिफाइन करना पड़े, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर आपको वो डिफाइन करना पड़े तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। एवरेज डिफाइन करने के लिए आप डेल लगाओ ना लगाओ, एवरेज आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, बट इंस्टेंटेनियस डिफाइन करने के लिए आपको डेल ओमेगा बाय डेल टी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ आया? अब देखते हैं लास्ट टॉपिक आज का, एंगुलर एक्सेलरेशन आपको समझ आया। इसी से आप आज का लास्ट टॉपिक देखो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन
लीनियर एक्सेलरेशन। ये हो गया आज का लास्ट टॉपिक। ये हम देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच का डिफरेंस। अब आप पीछे देखो, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज लिखाई होगी, दिस, ये आपने ये लिखा ना, इन दोनों के बीच का रिलेशन, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वेक्टर टर्म्स में याद रखो, ओमेगा क्रॉस r। बच्चे v इज इक्वल्स टू r ओमेगा तो याद रखते हैं, बट ये भूल जाते हैं ओमेगा क्रॉस r, और यही इंपॉर्टेंट होता है। ओमेगा क्रॉस r मैं क्यों लिख रहा हूँ r ओमेगा से डिफरेंट है, क्योंकि ओमेगा क्रॉस r आपको डायरेक्शन बता रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b इज नेवर इक्वल्स टू b क्रॉस a, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ओमेगा क्रॉस r याद रखो। अब इसी रिलेशन को आगे लिखो, सिमिलर है यार, जिसको समझ आ गया उसने करना स्टार्ट भी कर दिया होगा। हमने इस रिलेशन को आगे लेके वेलोसिटी और उसका रिलेशन निकाला, इस रिलेशन को आगे लेके एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन निकालेंगे। सीधा v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r सबको पता है। फिर से डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पेपर में लिखना पड़ेगा पूरा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर वही dv बाय dt, अगर मैं वेक्टर ना लगाऊं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, dv बाय dt इज इक्वल्स टू d। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये प्रोडक्ट रूल आएगा यहाँ पे, ये प्रोडक्ट रूल है, डायरेक्टली मत ले जाना सब पे डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर अपना डायरेक्टली मत ले जाना, d ओमेगा बाय dt इनटू dr बाय dt, ऐसे नहीं होता है। dv बाय dt आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन, dv बाय dt होता है आपका एक्सेलरेशन। फिर से अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, ओमेगा dr बाय dt प्लस r d ओमेगा बाय dt। सिमिलरली आपको वही लिखना है जो आपने पीछे लिखा, सिंस रेडियस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज कांस्टेंट, देयरफॉर dr बाय dt वो आपका 0 के बराबर हो गया। और अगर आपका dr बाय dt 0 के बराबर हो गया तो मतलब ये वाली क्वांटिटी आपकी 0 हो गई, बिकॉज 0 इंटू ओमेगा 0। अब बचा क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू r d ओमेगा बाय dt। अभी मैंने पीछे बताया, अगर आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन आपको लिखना है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन अगर आपको लिखना है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय dt। तो हो गया a इज इक्वल्स टू r अल्फा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है, रोटेशनल डायनामिक्स में ही आपको याद रखना पड़ता है, a इज इक्वल्स टू r अल्फा। क्योंकि कल को अगर आप पुल्ली वाली प्रॉब्लम्स करोगे तो वहां पे पुल्ली का भी रोटेशन मेजर, रोटेशनल डायनामिक्स में जो आपका पुल्ली होता है, ऐसे आप उसको स्टैटिक लेते हो, रोटेशनल डायनामिक्स में वो भी मूविंग लेना पड़ता है, कभी कभी लेना क्या पड़ता है, दिया जाता है। तो ठीक है, a इज इक्वल्स टू r अल्फा। फिर से स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, अगर मैं इसको वेक्टर टर्म्स में लिखूंगा तो a इज इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस r, a इज इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस r। ये हो गया आपका इन वेक्टर टर्म्स, समझ आया? यही था आपका रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है, इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है, दिस टॉपिक एंगल। अब आधे बोलेंगे सर रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज ये आपने कराया नहीं कराया, तो भाई ये भी हो गया। सबसे पहली चीज ये रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, और दूसरा दिस रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। इसी के साथ आपका लेक्चर 1 खत्म होता है। जो हमने इसमें टॉपिक्स पढ़े, और एक आपको जो मैंने होमवर्क प्रॉब्लम दी है वो भी आप घर से करके लाना, हो सके तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी देना। मैं आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ जुड़े, आपने लेक्चर किया, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन सब के ऊपर डेफिनेशन देखेंगे और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ये सब हम देखेंगे। थैंक यू।